आजकल अधिकांश प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं एमसीक्यू पद्धति पर की जाती है, इसलिए एमसीक्यू टेस्ट में प्रदर्शन मुखिया है। नियमित टेस्ट में पूर्ण उत्तर पेपर में लिखने होते हैं, लेकिन एमसीक्यू टेस्ट में कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ सही विकल्प चुनना है। इसलिए एमसीक्यू टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का तरीका कुछ अलग होगा। लॉन्ग हैंड आंसर लिखने में ज़्यादा समय ना दें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का अभ्यास करें। पेंसिल और पेपर एमसीक्यू टेस्ट में आपको प्रश्न पत्र में ही पेंसिल से सही ऑप्शन पर निशान लगाना होगा। ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट में आपको डिजिटल डिवाइस जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि पर सही ऑप्शन का चयन करना होगा। हालांकि दोनों मेथड में ही सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एमसीक्यू टेस्ट की तैयारी के लिए पुस्तकें, ब्लॉग, वीडियो, ऑडियो ट्यूटोरियल का अध्ययन पहले करें। एक अध्याय पूरा करने के बाद तुरंत एमसीक्यू का उत्तर देने का प्रयास करें। लंबे अंतराल के बाद एमसीक्यू का उत्तर देना अच्छा नहीं है। एमसीक्यू के प्रैक्टिस से आप अपनी कमज़ोरी को समझेंगे और नियमित रूप से खुद का असेसमेंट करेंगे। एमसीक्यू बहुत प्रभावी आत्म-मूल्यवान प्रक्रिया है। प्रत्येक एमसीक्यू के शुरू में आधार प्रश्न रहता है, जिसमें एक समस्या हल किया जाना है या एक अधूरा विवरण पूरा किया जाना है। प्रश्न के बाद विकल्पों का सेट आमतौर पर 4 या 5 रहता है। केवल एक विकल्प सही होता है, जिसे की कहा जाता है, और अन्य विकल्प गलत है, जिन्हें डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। उत्तरदाताओं को की ऑप्शन सही विकल्प को चिन्हित करने के लिए कहा जाता है। एमसीक्यू का उद्देश्य परीक्षार्थी के विश्लेषणात्मक पहलू और समस्या समाधान दृष्टिकोण का आकलन करना है। परीक्षार्थी को भ्रमित करने के लिए अक्सर समान दिखने वाले विकल्प सेट किए जाते हैं। स्पष्ट समझ के परीक्षार्थी सही ऑप्शन का चयन करने में सक्षम होगा। एमसीक्यू का सही उत्तर कैसे दें? एमसीक्यू परीक्षण में समय का कड़ा बंधन है, इसलिए किसी प्रश्न पर लंबा समय बर्बाद न करें। यदि सुनिश्चित नहीं है तो उसे छोड़ दें और बाद में कोशिश करें। हालांकि कुछ टेस्ट में प्रश्न छोड़कर वापस आना संभव नहीं होता। प्रत्येक प्रश्न का तुरंत निर्णय लेना होता है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के आशय को समझें। प्रश्न में कभी कोई समस्या पूछी जाती है तो कभी ब्लैंक्स को भरना होता है। कभी कभी प्रश्न गलत उत्तर का चयन करने के लिए कहता है। ऐसे मामले में गलत कथन सही उत्तर है, गलत सही है या सही गलत है। ऐसे नकारात्मक प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए भ्रामक हैं। नकारात्मक प्रश्नों से बहुत सावधान रहें। अक्सर लंबे विकल्प सही होते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि परीक्षक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सही विकल्प स्पष्ट है। तो लंबे विकल्पों को अच्छी तरह पढ़ें। कभी कभी विकल्प मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन एक विकल्प प्रश्न के इरादे के सबसे करीब है, यही सही विकल्प है। ऐसे मामले में सही विकल्प की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। डरो मत, आत्मविश्वास रखो। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एक प्रस्ताव वैध होने के लिए। वैध ऑफर में ऐसा कोई टर्म नहीं होना चाहिए जिसका अनुपालन न करना स्वीकृति के बराबर होगा। विकल्प ए एक असत्य कथन है। विकल्प बी, सी और डी सही नहीं हैं क्योंकि वह सत्य कथन है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन को चयन करना है, इसलिए विकल्प ए सही है। पुलिस सार्वजनिक माध्यम से किसी आतंकवादी के बारे में जानकारी देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करती है। जनरल ऑफ़र की जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता है और वह ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इस केस में ऑफ़र के अनुसार टेररिस्ट की जानकारी देने वाले को पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार है।
जिसे जानकारी नहीं है उसे ऑफ़र ही नहीं मिला, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसलिए विकल्प ए सही नहीं है। विकल्प सी भी सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही है। पैनाशिया लिमिटेड ने सार्वजनिक घोषणा की कि कंपनी की दवा का उपयोग करने के बाद हेपेटाइटिस ए से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मिस वर्मा ने दवा का इस्तेमाल किया लेकिन हेपेटाइटिस ए से संक्रमित हो गई। उसने 50,000 रुपये के इनाम का दावा किया। कौन से स्टेटमेंट सही है? मुआवजे की सार्वजनिक घोषणा पैनाशिया लिमिटेड द्वारा सामान्य प्रस्ताव है। मिस वर्मा ने घोषणा पढ़ी, निर्देश के अनुसार दवा का सेवन किया और हेपेटाइटिस ए से संक्रमित हुई, तो पैनाशिया लिमिटेड मिस वर्मा को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। विकल्प बी सही नहीं है क्योंकि प्रस्ताव मुआवजे के लिए था, दवा के प्रतिस्थापन के लिए नहीं। विकल्प सी सही नहीं है क्योंकि मिस वर्मा ने दवा लेने के बाद हेपेटाइटिस से संक्रमित हुई। विकल्प डी सही नहीं है क्योंकि प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर जनरल ऑफ़र एक्सेप्टेड माना जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। सार्वजनिक ऑफ़र को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक ऑफ़र को जनरल ऑफ़र कहा जाता है। जब दो पक्ष अनजाने में एक दूसरे को एक ही जैसे प्रस्ताव करते हैं, उसे क्रॉस ऑफ़र कहा जाता है। जब ऑफरी कुछ शर्तों के अधीन किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, तो सशर्त स्वीकृति को काउंटर ऑफ़र कहा जाता है। किसी प्रस्ताव को एक निश्चित अवधि तक स्वीकृति के लिए खुला रहने को स्टैंडिंग ऑफ़र कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। जब दो पक्ष अनजाने में एक दूसरे को समान प्रस्ताव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब दो पक्ष अनजाने में एक दूसरे को समान प्रस्ताव करते हैं तो उसे क्रॉस ऑफ़र कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। काउंटर ऑफ़र का परिणाम क्या है? जब प्रस्तावकर्ता कुछ शर्तों के अधीन किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, तो प्रस्तावकर्ता की सशर्त स्वीकृति को काउंटर ऑफ़र कहा जाता है। ऐसे मामले में प्रस्तावकर्ता का मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। ए कुछ शर्तों पर बी को घर खरीदने की पेशकश करता है और बी को 6 सप्ताह के भीतर पुष्टि करने के लिए कहता है। बी तुरंत शर्तों में कुछ खास परिवर्तन करने के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ए को लिखता है। बी निर्धारित 6 सप्ताह के भीतर फिर मूल प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार करता है। बी ने ए द्वारा किए गए प्रस्ताव को बदलकर काउंटर ऑफ़र किया, इसलिए ए की मूल पेशकश लैप्स हो गई। इसलिए ए और बी के बीच कोई अनुबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और बी सही नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही है। ए अपने घर को 15 लाख रुपये में बी को बेचने की पेशकश करता है। बी ने कहा कि वह 12 लाख रुपये में खरीदने के लिए तैयार है। बी का संशोधित प्रस्ताव काउंटर ऑफ़र बन जाता है। ए का मूल प्रस्ताव लैप्स हो जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। आर ने अपनी मोटरसाइकिल क्यू को 25,000 रुपये में बेचने की पेशकश की, लेकिन मिस्टर क्यू ने 20,000 की कीमत पर सहमति व्यक्त की, बशर्ते कि आर अपनी खर्च पर मोटरसाइकिल की सर्विसिंग करेंगे। क्यू द्वारा दिया गया यह एक कैसा प्रस्ताव है? जब ऑफरी किसी बदले हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है तो इसे काउंटर ऑफ़र कहा जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। ए ने अपनी मारुति कार बी को 1 लाख रुपये में बेचने की पेशकश की। बी ने 50,000 रुपये नकद और शेष राशि के लिए 60 दिन के प्रॉमिसरी नोट देने की स्वीकार की।
जब ऑफरी किसी बदले हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है तो इसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। ऐसे मामले में प्रस्तावकर्ता का मूल प्रस्ताव लैप्स हो जाता है, तो विकल्प ए और सी गलत है। इसलिए विकल्प सी सही है। जब कोई व्यक्ति ऑफर के अगेंस्ट में अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त किए बिना कुछ शर्तों का प्रस्ताव करता है तो जब कोई व्यक्ति ऑफर के अगेंस्ट में अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त किए बिना कुछ शर्तों का प्रस्ताव करता है तो वह एक काउंटर ऑफर करता है। प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रमूल प्रस्ताव को समाप्त हो जाता है। जब कोई एक ऑफर देता है उसके अगेंस्ट में दूसरी पार्टी अगर उसे कुछ चेंज करके मतलब नेगोशिएट मतलब हाँ ये ऑफर चेंज करके हम एक्सेप्ट करेंगे, इसे काउंटर ऑफर बोलेंगे। काउंटर ऑफर जो दिया है वो भी एक ऑफर है, लेकिन ओरिजिनल ऑफर इनवैलिड हो गया, इसे स्टैंडिंग ऑफर नहीं कह सकते और ये कोई इनविटेशन टू ऑफर भी नहीं है, ऑफर है। इन ऑफर एक जनरल टर्म्स हो गया, स्पेसिफिकली इसे काउंटर ऑफर बोलेंगे। इसलिए विकल्प ए सही है। ए ने बी से पूछा, क्या आप मेरी गाय को 50,000 रुपये में खरीदेंगे? बी जवाब देता है, अगर आप मेरा तोता 5,000 रुपये में खरीदेंगे तो मैं आपकी गाय को 50,000 रुपये में खरीदूंगा। जब प्रस्तावकर्ता कुछ शर्तों के अधीन किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है तो प्रस्तावकर्ता की सशर्त स्वीकृति को काउंटर ऑफर कहा जाता है। इस मामले में बी ने ए को एक काउंटर ऑफर दिया है। इस मामले में विकल्प ए, सी और डी गलत है। यहाँ ए बी को एक ऑफर दिया कि मेरा काउ का ऑफर दिया 50,000 रुपीज़ में, इसमें भाषा थोड़ा अलग है, ए एनक्वायर्स इस तरीके से लिखा है लेकिन इंटेंशन वो एक ऑफर ही है 50,000 के लिए, लेकिन बी उसके अगेंस्ट में और एक ऑफर दे दिया उसके चेंज करके, तो वो हो गया बी का जो ऑफर है, बी एक काउंटर ऑफर दिया। बी का काउंटर ऑफर देने का मतलब ये नहीं कि वो ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, न उन दोनों में कोई कंट्रैक्ट हुआ, न ए उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है, न बी ए को उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड है। बी का ऑफर अगर ए को पसंद आया तो एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए विकल्प बी सही है। एस अपने डीवीडी प्लेयर को आर को बेचने के लिए सहमत है और भुगतान की तारीख पर इसे डिलीवरी करने का वादा करता है। आर डिलीवरी के 1 महीने बाद भुगतान करने की शर्त पर खरीदने के लिए सहमत है। आर किस तरह का ऑफर करता है? जब प्रस्तावकर्ता कुछ शर्तों के अधीन किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है तो प्रस्तावकर्ता की सशर्त स्वीकृति को काउंटर ऑफर कहा जाता है। इस मामले में आर ने एस को एक काउंटर ऑफर दिया है। इस मामले में विकल्प ए, बी और सी गलत है। ए ने ऑफर किया डीवीडी बेचेंगे कैश के अगेंस्ट में, डिलीवरी देंगे कैश के अगेंस्ट में। आर ने उसे चेंज करके क्रेडिट में मांगा, 1 मंथ क्रेडिट मांगा। ये बी का एक काउंटर ऑफर, आर का एक काउंटर ऑफर हुआ। यह कोई वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का या यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं है, ये तो जस्ट ऑफर है, अभी तक एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ। इसलिए विकल्प डी सही है।